जीएसटी का थ्योरी कंसेप्ट। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बहुत कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आप मुझे बताएंगे जीएसटी आने से पहले कौन कौन से टैक्स थे? वैट, दो तरह के टैक्स थे, सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट। टैक्स और स्टेट टैक्स। सेंट्रल टैक्स के अंदर जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती थी वो कौन कौन से थे, नाम बताएं सारे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, किसी को इसका मीनिंग भी मालूम है? एक बार टैक्स लेती थी, जैसे मान लो 100 रुपए की आइटम बनाई, उस पर 16% टैक्स लगा दिया, वो तो 116 रुपए की आइटम हो गई, उससे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। बोलते थे, अब तो बंद हो गया, ठीक है। उसके अलावा कौन सा टैक्स लगाते थे? एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ये इसके ऊपर ही लगता था, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आता था उस टाइम, काउंटर विलिंग ड्यूटी, काउंटर विलिंग ड्यूटी। जब हम दूसरे कंट्री से माल अपने कंट्री में मंगाते थे तो उस पर लगती थी, इंपोर्ट के केस में। फिर आता था स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, ये टैक्स ऑन टैक्स थे। अभी हमें सीखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सब बंद हो गए। ये बड़ा जरूरी टैक्स था, सर्विस टैक्स। पहले सर्विस टैक्स अलग था और सेल्स टैक्स अलग था। जो सेल्स के ऊपर टैक्स होता था वो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, जिसका नाम था वैट। एक था सर्विस टैक्स जो प्योरिटी से सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, उसके ऊपर टैक्स लग गया। मैंने आपको टीच कर दिया, डॉक्टर, वकील, टीचर, ये जो बिल काटते थे वो सर्विस देते हैं। मैंने आपसे कोई सामान तो नहीं दिया आपको, आपसे पैसे ले लिए, तो वो क्या हो गया? सर्विस टैक्स। सर्विस मैंने आपको दी, उस पर जो टैक्स कलेक्ट किया मुझे सरकार को देना है। अब दोनों को मर्ज करके एक बन गया, ये भी बंद हो गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स मतलब सेल के ऊपर जो टैक्स, सर्विस मतलब सर्विस के ऊपर टैक्स। क्लियर है? इसके बाद एक पॉइंट और था, सरचार्ज। अभी सरचार्ज क्या है? या एंड सेस कहते हैं। आपने सुना होगा एक स्वच्छ भारत सेस होता है। अब स्वच्छ भारत का मतलब क्या है? भारत को साफ सुथरा रखे। उसके लिए पैसा कहां से आएगा? उसके लिए एक सरचार्ज बनाया गया था जिसे बोलते हैं स्वच्छ भारत सेस, या ऐसे कह सकते हैं कि कृषि कल्याण सेस है। मालूम है? जो किसानों के लिए कुछ पैसा सरकार देती है, पैसा कहां से आता है? वो भी टैक्स ऑन टैक्स लगता है। ऐसे मान लेते हैं कि एक आइटम है 100 रुपए की है, उस पर 10% टैक्स है। उस 10% के ऊपर फिर मान लो 1% या 0.5% लगा दिया, 50 पैसे। दोबारा बोल रहा हूं, 100 रुपए की एक आइटम, उस पर 10% जीएसटी लग गया या जो भी टैक्स लग गया, वो टैक्स 10 रुपए के ऊपर टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। वर्ड याद रखना, टैक्स ऑन टैक्स, दैट्स कॉल्ड सरचार्ज और सेस। इसके अंदर तीसरा वर्ड आता है एजुकेशन सेस। मैं टाइप कर देता हूं। पहला मैंने कौन सा बोला था? स्वच्छ भारत सेस। सेकंड कृषि कल्याण सेस। तीसरा एजुकेशन सेस। जो लोग इसको अपनी कॉपी पे नोट कर रहे हैं वो मेरे से 2-3 लाइन पीछे रहे टाइपिंग में, लिखने में, ताकि आपकी कटिंग ना हो बुक में। तो ये जितने भी सारे टैक्स थे ना, सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते थे, ये सारे बंद हो गए। इनके बदले में जीएसटी आ गया। इसलिए जीएसटी को 3 पार्ट में बांटा गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जो ये वाला पोर्शन है ना, इसके बदले में सीजीएसटी बना, इसके बदले में सीजीएसटी बना।
दूसरा पोर्शन आ जाओ स्टेट टैक्स। अब स्टेट टैक्स के अंदर सबसे पहला था वैट। वैट आप लोगों को क्लियर है, वैल्यू एडिड टैक्स। परचेज पे टैक्स देते थे, सेल पे टैक्स लेते थे, डिफरेंस गवर्नमेंट को देते थे। ये 2002-2003 में जब चौटाला जी का राज था, एंड में ये लगाया गया था। उससे पहले सिंपल सेल्स टैक्स था। अब सिंपल क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल टू सेल्स टैक्स। 2002 से पहले इंडिया में सिंपल सेल्स टैक्स लगता था। बिल काटा, सेल पे लिया, सरकार को दे दिया। 2002 में पॉलिटिशियन के अंदर बहुत सारा एक तरह का विचार विमर्श हुआ कि मैं वैट लगाना है कि जीएसटी लगाना है। तो डिसीजन आया पहले वैट लगेगा, तो वैट लग गया। वो वैट लग गया, तो वैट लगने के बाद वो वैट कंटिन्यू चल रहा था। अब उसके बदले में जीएसटी आ गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आ गया, तो वैट बंद हो गया। वैट के बाद एक और टैक्स था पहले, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो भी माल हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजते थे तो उस पर सीएसटी फॉर्म, ये सी फॉर्म बोलते हैं, सीएसटी टैक्स, सी फॉर्म भरना पड़ता था। तो वो बंद हो गया, बहुत उलझन वाला काम था वो। उसके बाद एक लगता था परचेज टैक्स। परचेज टैक्स का मतलब है जो अपने माल खरीदा उस पर टैक्स दे दिया। एक टैक्स लगता था लग्जरी टैक्स। लग्जरी टैक्स जैसे आप कोई भी चीज लग्जरी यूज कर रहे हो, अल्कोहल, सिगरेट, मूवी देख रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, लग्जरी काम है वो, नेसेसरी नहीं है। या फिर कार पे जा रहे हो आप, वो लग्जरी टैक्स। के बाद एक होता था एंट्री टैक्स। ये हमारे हरियाणा में तो शायद 20 साल से बंद है। एंट्री टैक्स का मतलब होता है जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी में एंटर करते हो तो चुंगी कटती थी, याद है? रोहतक में 2 चुंगी है, झज्जर चुंगी, भिवानी चुंगी। पहले रोहतक कितना बड़ा था, यहाँ से झज्जर चुंगी, यहाँ से भिवानी चुंगी, सुखपुरा चौक, शीला बाईपास या दिल्ली बाईपास कह लो, ये वाला बस, ये पूरा रोहतक था छोटा सा। अब चारों तरफ से फैल गया। मेन कंसेप्ट क्या है? इस झज्जर चुंगी नाम झज्जर चुंगी क्यों है? क्योंकि झज्जर रोड सीधा कहाँ जा रही है? आगे जयपुर साइड। तो जयपुर से जो माल आता था रोहतक में, तो झज्जर चुंगी पे पहले एक टैक्स लगता था, दैट्स कॉल्ड एंट्री टैक्स, हमारी भाषा में चुंगी। जो भिवानी साइड से, सिरसा साइड से माल आता था, भिवानी चुंगी, सुखपुर चौक पे इस तरह से कटता था। तो ये अभी भी कुछ स्टेट्स में था बिफोर जीएसटी, लेकिन अब सब बंद हो गया है एंट्री टैक्स ये। फिर आ सकते हैं अगला, ऑक्ट्रॉय। ये तो आपने पढ़ा है पहले वर्ड। जैसे कोई अपना खेत कुछ टाइम के लिए किसी को देता है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, हो तुम इसमें खेती बाड़ी कर लो, तो उस किराए को बोलते हैं, खेत जोतने को। देन अदर सर चार्जेस वगैरह हैं। तो ये सारे के सारे टैक्स पहले लगते थे, अब ये सारे बंद हो गए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जीएसटी कब आया, किसको याद है? 1 जुलाई 2017। जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ 1 जुलाई 2017 को। जब जीएसटी आया तो इसके अंदर कई सारे रेट आए। पहले बहुत सारे रेट थे, आपको ध्यान है? जैसे पहले क्या होता था, हर स्टेट में अलग अलग रेट होता था टैक्स का। अब इन्होंने एक नारा दे दिया, वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन रेट, इसका वर्ड कुछ हो रहा है वैसे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और वन टैक्स। पहले क्या होता था, अगर बटर का टैक्स 5% हरियाणा में, तो बॉम्बे में या गोवा में 12-18% था। इस तरह से पेट्रोल पे भी वैसा ही है। आपने देखा हमारे स्टेट्स में, हर स्टेट में पेट्रोल के रेट अलग अलग है। रीजन क्या है इसका? कि उसका टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग टैक्स लगाती है। कहीं पे 12 है, कहीं पे 15 है, कहीं पे 20 है, कहीं पे 26 है, कहीं पे 36 है।
अभी भी गोवा में शायद 90 से ऊपर पाएगा पेट्रोल का रेट। हमारे यहाँ पे 81 चल रहा है, 82 83 ऐसा कुछ चल रहा है, 82 आई थिंक ऐसे ही कुछ। तो गवर्नमेंट ने क्या दिया, वन नेशन वन रेट। अब आप कोई भी चीज यहाँ से खरीदो रोहतक से या पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ, वहां पे जीएसटी रेट सेम मिलेगा आपको उस आइटम के अकॉर्डिंग। इसलिए अभी तक कुछ आइटम पे जीएसटी अप्लाई नहीं किया उन्होंने। अल्कोहल वाली आइटम पे और पेट्रोल पे अभी भी वैट चल रहा है। इसलिए मैंने आपको हल्का फुल्का वैट कराया। कल को आप कहीं मान लो पेट्रोल पंप पे नौकरी करने लग जाओ या अकाउंट्स मेंटेन करने लग जाओ उसके, तो आपको वैट में मेंटेन करना पड़ेगा काम। बाकी सब चीज़ में ऑलमोस्ट जीएसटी है। इसके बाद जो रेट आए, जो जीएसटी रेट्स आए, वैसे तो बहुत सारे हैं, उसमें से कॉमन 6 हैं। कौन बताएगा कॉमन कौन कौन से 6 रेट हैं? 5 12 पहले 0, 5%, 12% 12%, 18%, 22 22 नहीं है किसी 24 28 28। उसके बाद एक वो था, एक और भी था सर, नील रेटेड नील। हाँ। अब किसी को इन 6 में कंफ्यूजन है तो मेरे से ले लीजिए। चले आगे। अब हमारी गवर्नमेंट बोलती है जीएसटी आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए, इफेक्ट आफ्टर जीएसटी। सबसे पहला है सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर। अब हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि पहले टैक्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। मैं आपको हल्का सा समझाने की कोशिश करता हूं, आप एक बार समझिए उसको। पहले क्या होता था, एक कार का एग्जांपल लेते हैं। मान लो i10 कितने की है इस टाइम पे, एनी आइडिया? मोटा मोटा टॉप मॉडल पे 6 लाख का पड़ता है, 580 के आसपास पड़ता है। तो पीछे से ये 4 लाख रुपए का आता है इनके पास। तो पहले जीएसटी में क्या होता था, 4 लाख रुपए का आता था। 16% पहले वाला बंदा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो एक्साइज लगा देता था, टैक्स। 16% उसमें ऐड हो जाता था, फिर 12% वैट लगता था, फिर हमें मिलता था। आप लोग जाते थे, भैया गाड़ी कितनी की है? 5.5 लाख की, 5-25 लेने दे दो। बिल देखते थे तो उसमें 12% टैक्स लगा होता था। वो 16% होता ही नहीं था, उसका दिखता नहीं था। वो किसको दिखता था? पहले डीलर को। उसको बोलते थे फर्स्ट स्टेज डीलर। ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्ट फैक्ट्री से माल खरीद रहा है, उसको दिखता था 4 लाख की कार है, प्लस 16% टैक्स ऐड हो गया तो 4 लाख, मान लो 50,000 हो गया तो 4,50,000 कॉस्ट हो गई। उस कॉस्ट के ऊपर वैट लगता था, टैक्स ऑन टैक्स। यानी कि पहले चोरी कहां पे करते थे? 4 लाख के ऊपर टैक्स लगना चाहिए था, 4 लाख पे पहले एक्साइज जोड़ दिया, एक्साइज को बीच में जोड़ के मान लो 4.5 लाख है, उसके ऊपर वैट लगा दिया था। उस 50,000 के टैक्स ऊपर टैक्स लग जाता था। तो सारा सिस्टम वो बंद कर दिया। अब सिंपल है, अब सिंपल जीएसटी है, परचेज पे दो, सेल पे लो, बात खत्म। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर है। दूसरा वर्ड इन्होंने बोला एलिमिनेटिंग कास्केडिंग इफेक्ट। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना अभी, सिंपल का मतलब तो क्या था कि सिंपल टैक्स है आजकल, परचेज पे दो, सेल पे लो, डिफरेंस गवर्नमेंट को दे दो, जैसे वैट में था। अब एलिमिनेटेड का मतलब क्या हो गया? जो ये हिडन टैक्स था पीछे का, जो मैं एक्साइज टैक्स की बात कर रहा हूं, ये सब बंद हो गया। हिडन टैक्स था जो, समझ आ गया? हिडन हमें पता ही नहीं होता था। अगर आज का बिल देखें ना हम, कार कितने की है? 587 की, 587 की, टैक्स कितना है? 1,87,000। वैसे टैक्स हो गया, इतना टैक्स सरकार ने ले लिया। तो हम वो टैक्स भरते हैं और हमें लगता है सरकार ने तो 28% टैक्स ले लिया, सरकार तो बड़ा टैक्स मांगती है। और पिछला चेक करो ना, 16 और 13, 29 प्लस टैक्स ऑन टैक्स, 32% टैक्स पड़ता था पहले गाड़ी पे।
अब साफ सुथरा टैक्स पड़ता है। लोग सोचते हैं गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा टैक्स ले रही है। पहले ज़्यादा टैक्स था, पहले उंगली टेढ़ी करके टैक्स लिया जा रहा था, अब उंगली सीधे बैठो टैक्स दो। इतना फर्क है। टैक्स पहले भी था, पहले हिडन टैक्स था, आपको पता ही नहीं था, वो आप टैक्स पे कर रहे थे। तो अल्टीमेटली 5 से 7% का फर्क पड़ गया। तीसरा काम क्या करा गवर्नमेंट ने, बहुत बढ़िया काम कर दिया है कि सब कुछ टेक्नोलॉजी पे ला दिया। पहले क्या होता था, आपको कोई नंबर लेना होता था तो पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाते थे, फिर वहाँ पे एक फॉर्म भरते थे, फिर डॉक्यूमेंट लगाते थे, फिर 7 दिन बाद एक पर्सन इंस्पेक्शन करने आता था, फिर उसमें कोई कमी निकालता था, फिर आप उसे ठीक करवाते थे, फिर अप्रूवल आता था, तब दुकान बनती थी। सरकार कहती गलत। क्या करो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक साइट खोलो। कौन सी? www.gst.gov.in। उस पर जाके फॉर्म नंबर 1 भर लो, उस पर जाके आप अपना नया जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। आगे गवर्नमेंट क्या बोलती है, पहले लोग टैक्स कैसे भरते थे, टैक्स बैंक में जाके लाइन में जमा कराओ। सरकार कहती है नहीं, नई टेक्नोलॉजी यूज करो, आप अपना टैक्स कैश या क्रेडिट, सॉरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भर सकते हो। पहले टैक्स जमा कराना पड़ता था बैंक में जाके ना, अब सरकार ने क्या बोला, आप जो टैक्स जमा कराओगे उसके बहुत सारे तरीके दे दिए। कौन कौन से? एनईएफटी कर दो, आरटीजीएस कर दो, आईएमपीएस कर दो, नेट बैंकिंग कर दो, चेक से तो वो कैश ही माना जाता है। अब अगर आपका 10,000 से कम का टैक्स रेट है, हर महीने टैक्स भरना है 3B के अंदर, टैक्स 10,000 से कम का है तो आप कैश भर सकते हो। 10,000 से ज़्यादा तो आप कैश भर ही सकते हैं, आपको ऑनलाइन या भरना पड़ेगा। चाहे इसमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर लो। चेक वाला तो कैश ही होगा, चेक काट के पहले बैंक जाना पड़ेगा उसके लिए। इसमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, मोबाइल क्यों, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, कहीं से भी। ठीक है। चौथा पॉइंट गवर्नमेंट क्या बोलती है या जीएसटी क्या बोलता है कि इंक्रीज रिवेन्यू। ये सारे काम करने से हमारा रिवेन्यू इंक्रीज होता है अगर हम जीएसटी में काम करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो जीएसटी है उसको बोला गया ड्यूअल जीएसटी। आई थिंक ये तो सभी को आता है, बताने की जरूरत नहीं है। जीएसटी कौन कौन से है पहले बोलना। अगर आप लोकल या उसका एक वर्ड मैंने बताया था इंट्रा स्टेट बिलिंग करते हो, यानी कि परचेज या सेल, पूरा वर्ड लिख दूं, परचेज या सेल्स करते हो तो कौन सा टैक्स लगेगा? प्लस एसजीएसटी। ये लोकल की बात हो रही है। लोकल मतलब विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट। और अगर आप लोकल की बजाय बाहर माल बेच रहे हो, लोकल बेच रहे हो आउट ऑफ स्टेट, क्या बोलेंगे इसको? इंटीग्रेटेड, इंटरस्टेट, परचेज और सेल्स। इधर कौन सा टैक्स लगेंगे अब? आईजीएसटी। और तीसरा कंसेप्ट था अगर आप यूटी में रहते हो और यूटी के अंदर आप लोकल बिलिंग कर रहे हो तो कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। और चौथा केस क्या था? अगर आप यूटी में रहते हो और बाहर बिलिंग कर रहे हो आउट ऑफ यूटी तो आईजीएसटी लगेगा, चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी माल बेचो, आपका स्टेट बाहर से लग गया। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो तो ले सकता है। अगर आपने प्रैक्टिकल कर लिया तो आपके लिए बहुत आसान है ये थ्योरी। इसमें बाकी सबको क्लियर है कंसेप्ट ये वाले। आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा जो जीएसटी नंबर है
वो हमें सीखना था। जो जीएसटी नंबर है वो कैसा होता है। सबसे पहले आपको डालना होता है स्टेट कोड। अब स्टेट कोड जैसे हमारे हरियाणा का 06 है, ठीक है। फिर डालना होता है पैन कार्ड नंबर, ठीक है। जैसे मैं कोई ले लिया 10 डिजिट का। फिर डालना होता है आपको एंटिटी पैन के बाद एंटिटी कोड। सब आपकी बुक में लिखा है कि एंटिटी कोड का मतलब होता है कि आपके इस बिजनेस पर, इस पैन कार्ड पर कितने बिजनेस रजिस्टर्ड है। जैसे मेरा 1 है तो मैंने 1 डाल दिया, किसी के 2 है, किसी के 3 है, किसी के 9 है। और उसके बाद एक जेड डलवाया ना, जेड। जेड का मतलब है ब्लैंक, यानी कल को इसमें कुछ 11 बिजनेस हो गए तो यूज होएगा ये। उसके बाद इन्होंने एक और रखा लास्ट में, चेकसम करेक्टर बोलते हैं उसको, चेकसम करेक्टर। इसके अंदर नॉर्मली किसी का करेक्टर है, किसी का न्यूमेरिक है, ये सरकार ने एक्स्ट्रा रखा है। कल को मान लो इसमें कुछ मिसमैच हो जाए, कुछ बढ़ाना बढ़ जाए या यूजर बढ़ जाए, किसी वजह से गवर्नमेंट चेंज कर सकती है इसके अंदर। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं हम। सर किसी के जीएसटी नंबर पे 9 फॉर्म है, उसको एक और फॉर्म होगी उसकी, तो ये जेड को 0 कर देंगे। हाँ तो करना पड़ेगा ना, 10 फॉर्म होगी ना तो उसका होएगा। ऐसे मैंने देखा नहीं अब तक वैसे इसका कोई। जो बंदा 9 फॉर्म चलाएगा ना वो अपने बिजनेस के नाम पे पैन कार्ड ले लेगा। वैसे जैसे हम लोग पैन कार्ड लेते हैं तो वो अपने पर्सनल नाम पे लेते हैं। जैसे मेरा नाम है मुकेश कुमार, तो मेरे पैन कार्ड का नाम क्या है 06 PK, तो 5 अक्षर उसका के मुकेश कुमार का होता है। तो उस पर कितना बिजनेस चला लूँगा मैं। जब मेरी फैक्ट्री बन जाएगी, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री बन जाएगी, कंपनी बन जाएगी, तो मैं कंपनी के नाम पे अलग पैन कार्ड ले लूँगा ना। तो 9 सुपर मिलता है, जैसे रिलायंस फ्रेश है, उसका मालिक के नाम पे पैन कार्ड थोड़ी मिलेगा, रिलायंस फ्रेश के नाम पे मिलेगा। जियो के नाम पे अलग पैन कार्ड मिलेगा, फर्म के नाम पे पैन कार्ड मिल जाते हैं। 9 से ऊपर हो तो नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं 9 से ऊपर होगा तो आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा, क्या लॉ उसका। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तो कोई इशू है किसी का? इसके बाद अगला टॉपिक है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशंस। किन किन लोगों के लिए जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। जब जीएसटी आया तो उन्होंने पूरे इंडिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से का नाम तो हो गया सिंपल, जब में हम रहते हैं, और दूसरे का नाम है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। इन स्टेट को हम ये कह सकते हैं कि इनका इनकम सोर्स बड़ा कम है, तो इनको इन स्टेट के अंदर जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा था उस टाइम की बात है जब जीएसटी आया तब का रेट है ये। अगर उसके पूरे साल के टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे मैं लिख नहीं रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश, एक दो लिख देता हूं मैं, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। तो 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पे आप जाते रहते हैं, हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली, ये सब स्पेशल में आते हैं। मतलब इनका अपना इनकम सोर्स नहीं है कोई भी, ये टूरिस्ट पे डिपेंड रहते हैं। और उत्तराखंड जिसमें आपका देहरादून, हरिद्वार आ जाता है, हिंदी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये कब की बात है? जब जीएसटी आया था। अब फिर बीच में से गवर्नमेंट ने थोड़ी राहत दे दी थी, ठीक है, डबल कर दो स्कीम को। जिनका 10 लाख है उनका 20 लाख कर दिया गया था। ये 2019 के आसपास की बात है, मुझे डेट ध्यान नहीं है। उसके बाद जितने भी बाकी स्टेट बच गए, रेस्ट स्टेट्स जिसके अंदर हमारा हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, ठीक है, जो नॉर्मल हमारे यहाँ पे पॉपुलर हैं स्टेट्स, उनके अंदर पहले 20 लाख का स्कीम था।
जिन लोगों की पूरे साल की टर्नओवर यानी हमारी भी इसके अंदर आती है कि 20 लाख से कम टर्नओवर हमें जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा, उसके ऊपर लेना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है? अब उसके बाद जब रात मिली तो हमको क्या मिल गया? 10 नाउ 40 लैक्स। अगर आपकी एक साल की 40 लाख से ज़्यादा सेल है, एग्जांपल ले लेते हैं, आपके आस पड़ोस में छोटी दुकानें होती हैं जिनका माल बड़ा ज़्यादा बिकता है, खास तौर पर चून की, तो आप वहाँ से अंदाज़ा बताओ आपके आस पास जो दुकान है कितनी सेल होगी उसकी दिन की या मतलब साल एक दिन की? आसपास दुकानों पर ज़्यादा माल बिकता होगा उसका 1500 या 2000 पूरे दिन की। 12 से 15 किसी भी हालात में नहीं भागती। 4-5 हजार तो 12 से 15 12 से 15 15,000 15 आराम से एक दिन की। वो व्यक्ति 30 दिन दुकान खोलता है, पता है आपको? संडे को बंद भी नहीं करता, गाहक जाता संडे को आता है। तो एक महीने कितनी हो गई? अगर एक दिन की 10,000 हुई 15 के हिसाब से कैलकुलेट करो। 15 गुना 30 4.5 लाख। 4.5 लाख गुना 12 महीने 48 54 लाख। 54 लाख। इसका मतलब वो जीएसटी के दायरे में आता है। जिस दिन जीएसटी वाले छापा मारेंगे उस दिन रोड पूरी बंद हो जाएगी, सारे दुकान बंद करके भाग जाएंगे। इसका मतलब आर्यनगर में बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिनकी इससे ज़्यादा टर्नओवर है पर वो रिटर्न नहीं फाइल करते, जीएसटी नंबर नहीं लिया उन्होंने। पड़ोस में दुकान हमारे, कितने सेल होगी रोज की ऐसी दुकानों की? ऐसी दुकानें बहुत है शहर में, फिर सर वो जिनका सेल का दूध बिल- बटर ब्रेड सब वो बिकता है। सेल का बिल किसको देंगे? कस्टमर को किसी को भाई देते ही फाड़ नहीं, के वही तो फेंकना कम पड़ेगा, रहा है। देना पड़ेगा। 5 आप रिलायंस फ्रेश जाते हो, बिल देते हैं ना, लेते भी हो। मैकडी जाते हो, मान लो जाता जो बिल देते हैं। जैसे उनका सिस्टम वैसे ये नहीं कर सकते। फिर सर कोई 5-10 रुपए की भी कुछ लेगा तो उसका भी बिल देंगे। तो क्या प्रॉब्लम है? लंच फ्रेश वाले देते हैं ना। आगे देखो अंदर फरवरी में लंच फ्रेश में जाओ, कभी बिना बिल के आपको माल नहीं देंगे वो। कोई भी मॉल वाला नहीं देता, चाहे स्कीम कोई भी हो, रेगुलर हो या कॉम्पोजिशन डीलर अगला, बिल जरूर काटता वो। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जिनके लिए सरकार ने क्या बोला? मैंडेटरी है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये स्कीम काम नहीं करती, पैसे वाली। ये तो आम व्यक्ति के लिए स्कीम है ना, जिसकी इतनी सेल है। अब कुछ और लोग भी हैं। ऑनलाइन बिजनेस वाले। सबसे पहले ऐसा व्यक्ति है जो इंटर स्टेट सप्लाई करना चाहता है। जैसे मैं हूं, मेरी सेल तो पूरे साल की 5 लाख है, पर मैं माल भेजता हूं हरियाणा से दिल्ली, तो मेरे को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आईजीएसटी का बिल काटने के लिए या स्टेट से बाहर माल भेजने के जीएसटी नंबर मैंडेटरी लेना ही पड़ेगा। उसके लिए ऊपर का जो छूट है 20 लाख 40 लाख रुपए की, वो नहीं मिलेगी आपको। ऐसे पर्सन जो एनआरआई है, नेशनल रेजिडेंस ऑफ इंडिया। एनआरआई का मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन। जैसे बाहर की कंपनी है, कोक, पेप्सी और भी बहुत सारी होंगी, आप प्रोडक्ट यूज करते हो बाहर कंपनी हो गए, उस सारी कंपनी हमारे इंडिया में आके बिजनेस करेंगी तो उनको वेरी फर्स्ट डे पहले जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। उनके लिए 40 लाख रुपए की छूट नहीं है, ठीक है। तीसरा पर्सन जो रिवर्स चार्ज में आता है, रिवर्स चार्ज का मतलब होता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से माल खरीद लें जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, उसको टैक्स तो हम देंगे नहीं, उसके बदले में सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। उस केस में भी आरसीएम लगता है। वो कहता है उनका एडवांस जीएसटी है पूरा 1 महीने वाला, उनको हम आगे कराएंगे तब आ जाएगा। कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी के बिहाव पे टैक्स दे रहा है, जैसे हम ये कह सकते हैं कमीशन एजेंट। अब एक कमीशन एजेंट क्या करता है? बहुत बड़ी कंपनी से माल लेता है,
और बहुत बड़े डीलर को सप्लाई कर देता है, तो उसके बीच में कमीशन आता है मोटा, 1 लाख रुपया कमीशन, 2 लाख कमीशन, लाखों के बिल आते हैं तो लाख रुपया कमीशन आ जाती है। तो वो कमीशन क्या बोलती है गवर्नमेंट, ऐसा व्यक्ति जो रजिस्टर्ड पर्सन से माल लेके रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेच रहा है, तो बिचौलिए के पास भी जीएसटी नंबर होना जरूरी है। एक तो तक सिंपल क्या बोलते हैं उसको वर्ड, कमीशन एजेंट, वहां से माल लिया यहाँ बेच दिया 10 रुपए का माल ही, वो नहीं, वो हम लोग करते हैं। ऑनलाइन खरीदा पेन ड्राइव 325 का मैंने खरीदा 385 का बेच रहा हूँ मैं, वो नहीं, छोटी छोटी नहीं, बड़े बड़े रजिस्टर्ड पक्का बिल लेते हैं, पक्का बिल दिलवाते हैं आगे, तो बिचौलिए को। एक अगला वर्ड है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो इनपुट सर्विस, जैसे मैं काम कर रहा हूं, एक्चुअली ये कर रहा हूं भाई, टैली कंपनी से सर्विस ली और आपको दे दी, जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उस पर जीएसटी लगता है। जो मैंने आपको बोला था ना 1000 रुपया, 1500 रुपये, 2000 रुपये एक पेपर के लगते हैं, उसके अंदर मेरा जीएसटी पहले से लग के आता है, मुझे सरकार को देना पड़ता है। मैं उनसे सर्विस ले रहा हूं और आपको दे रहा हूं, आप मुझसे बिल नहीं ले रहे तो मेरे को कैश का बिल काटना पड़ेगा, लेकिन टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो सर्विस लेके सर्विस देते हैं। नेक्स्ट है जो ई कॉमर्स वाला काम करते हैं, पता है ई कॉमर्स क्या होता है ना, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह। हाँ यस, तो इनके लिए भी क्या है, जैसे कल को आपके मन में विचार आ जाए मैं तो पेन ड्राइव खरीदूंगा ऑनलाइन और पेन ड्राइव भेज दूंगा, दिवाली वाली तो भेज दूंगा ऑनलाइन ही, तो आपको वेरी फर्स्ट डे जीएसटी में लेना पड़ेगा, नहीं तो आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकते। खास तौर पर किसी कंपनी से जुड़ गए, अमेजोन से जुड़ गए, फ्लिपकार्ट से जुड़ गए, तो वो कहेंगे पहले जीएसटी नंबर ला, तब वहाँ पे आप माल बेच सकते हो। वेरी फर्स्ट डे से आपको लेना पड़ेगा। सर इनके लिए सेविंग और करंट अकाउंट भी कोई जरूरी होता है? बिल्कुल जरूरी है, बिना उसके होगा ही नहीं। कौन सा वाला सर? नॉर्मल तो करंट अकाउंट ही होता है। करंट एक और भी होते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो ये सर्विस बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, डेटाबेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, डेटाबेस वेब डिजाइनिंग, एक्सेस करते हैं। पता है आपको डेटाबेस भी बाजार में मिलता है, आजकल बिकता है। मेरे पास कई बार मैसेज आता है आपको 5 लाख बच्चों का डेटा दे देंगे। अच्छा दूसरी बात से बात करते हैं, आप मुझे +2 पास कर दीजिए आपने ना, तो उस टाइम के बाद आपके फोन पे बड़े मैसेज आने लग जाते हैं, ये कोर्स करो, वो कोर्स करो, या एडमिशन लो। कहाँ से आया नंबर उनके बाद आपका? ट्यूशन सेंटर वाले देते हैं, स्कूल ट्यूशन सेंटर वाले या स्कूल वाले भेजते हैं डेटा। हाँ, वो करते करते हमारे पास आ जाता है। मेरे पास डेटा मैंने खरीदा 10,000 रुपये का डेटा एक बारी, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को मैसेज भेजने शुरू कर दिए ऐड करने के लिए। तो इस तरह से डेटा दे देते हैं। और जो लोग, एक लास्ट पॉइंट रह गया इसके अंदर, जो रिस्पॉन्सिबल हैं टीडीएस काटने के, रिस्पॉन्सिबल हैं टीडीएस का टीडीएस काटने की, खास तौर पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कह सकते हो आप। जो टीडीएस काटता है उसको जीएसटी लगाना पड़ता है। बस मैं आपको वही टॉपिक कराऊंगा जो प्रैक्टिकल चलते हैं, जो नहीं चलते हैं वो नहीं करा रहा हूं बीच में से। आगे बढ़े। सर जो आपने जीएसटी रेट बताए थे, जीरो और नील रेट, जीरो नील रेटेड, उनका एग्जांपल क्या होगा? फूड आइटम्स, उसमें एक और रह गया, उसमें एक और रह गया बच्चे, रुको रुको, उसमें एक एग्जाम्प्ट और रह गया। एग्जाम्प्ट का मतलब होता है कि जिन गुड्स के ऊपर टैक्स है ही नहीं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है बुक, किताब जो हम पढ़ते हैं उस पर टैक्स नहीं है। दवाई, ग्रेन, स्टैम्प, कुछ चीज़ें और भी हैं बहुत सारी ऐसी। उसके बाद एक होता है जीरो रेट, एक होता है नील रेट। नील रेट तो ये कह लो एग्जाम्प्ट ही हो गया एक तरह का, लेकिन जो जीरो रेट है, कई बार क्या होता है कि मैं माल खरीद रहा हूँ इंडिया से
ऑब्वियस मैं इंडिया में रेजिडेंस खरीदा मालूम है, उसमें मैंने 12-18% टैक्स दे दिया और किसी ऐसे कंट्री में बेच दिया जहाँ से मुझे टैक्स नहीं मिला, और मैंने तो टैक्स दिया ना, तो मेरी गवर्नमेंट डिसाइड करके बताती है किस कंट्री से आपको टैक्स नहीं लेना। तो टैक्स हमारी गवर्नमेंट पे करती है, व्यक्ति पे नहीं करता है। मैंने तो परचेज करा और मैंने दे दिया टैक्स, ठीक है ना, मैंने परचेज करा और मैंने टैक्स दे दिया, पर मुझे आगे से मिला नहीं। तो परचेज करते वक्त तो मैं टैक्स लगाऊंगा 15-12 जो भी है बात, 5, 12, 18, 28, और जब बेचूंगा तो 0 रेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, सारे क्लियर है? और सर जैसे ये आपने इंक्रीज रेवेन्यू का पॉइंट लिखा है, 4th पॉइंट नहीं लिखा हुआ है? यस। इसमें मतलब हम एक तो प्रॉफिट होता है और एक रेवेन्यू, दोनों रेवेन्यू मतलब सेल बढ़ जाएगी आपकी। मतलब है तो दोनों अलग अलग ना? हाँ, थोड़ा रेवेन्यू ये कह सकते हो। रेवेन्यू मतलब कैश एक्सेस हो जाएगा, ज़्यादा आपके पास आएगा। माल सस्ता होगा तो ऑटोमेटिकली सेल बढ़ेगी। आप बाजार में एक शॉल है 1000 की मिलती है, आपको पता लग जाए 200 रुपये की सेल हो गई है, तब 2-3 रुपये उठा लोगे, 5 से 78 यार अगली बार मिले न मिले, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जीएसटी कौन लेगा। एक वो लोग हैं जो एग्जिस्टिंग पर्सन है, डीलर, जिनके पास पहले वैट नंबर था या टिन नंबर था, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो कन्वर्ट हो गए, उनको जीएसटी नंबर लेना पड़ा। जो सरकार से लेन था वो कन्वर्ट हो गया, जो उन्होंने वैट देना था सरकार को वो एसजीएसटी में कन्वर्ट हो गया, जो सीएसटी देना था वो आईजीएसटी में कन्वर्ट हो गया, मेरे ख्याल ये सीजीएसटी में कन्वर्ट हो गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था जो टैक्स का था। उसके बाद इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बंद हो गए। फिर आ गया न्यू रजिस्ट्रेशन। उस टाइम बहुत सारे लोगों ने जीएसटी नंबर लिया, खास तौर पे कपड़े वालों ने, गोल्ड वालों ने। पहले कपड़े में टैक्स नहीं था, जीएसटी से पहले जो कपड़ा आप डालते हो उस पर रेडीमेड में था, पहले जो रॉ मटेरियल कपड़ा शॉरी मार्केट में मिलता है उस पर टैक्स नहीं था, अब उस पर 5% टैक्स लग गया। तो जब जीएसटी आया तो उस टाइम जिन लोगों के पास पहले वैट नंबर था तो वैट को कन्वर्ट करके जीएसटी में आ गए, उसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग पर्सन्स, जिन्होंने कन्वर्ट कराया, यानी एक तरह से वैट टू जीएसटी में आ गए। न्यू ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार जीएसटी नंबर लिया। अब न्यू कौन कौन से हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन कंडीशंस के अंदर काम करना पड़ गया। जैसे मैं हूं, मेरे पास एक तो ये काम है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ मैं टैली का डीलर हूँ, सेल परचेज करता हूँ, तो उसके लिए जीएसटी नंबर वेरी फर्स्ट डे मैंडेटरी था। फिर जो कपड़े वाले हैं उनको लेना पड़ा सबको, कपड़ों के बाद गोल्ड वालों को भी लेना पड़ गया, 2-3% टैक्स लग गया उन पे भी। अब जो न्यू वाले हैं उन्होंने एक साइट पे गए, gst.gov.in पे गए, उस पे जाके नया जीएसटी नंबर में अप्लाई करा। उसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन जीरो 1 नाम का फॉर्म भरना पड़ता है। जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो पैन के बेस पे मिलता है। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आपको जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा। पैन कार्ड चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, आधार कार्ड, फोन नंबर चाहिए परमानेंट, आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, रिश्ता कराना है, और एक रेजिडेंशियल प्रूफ भी चाहिए। हरियाणा रेजिडेंस, नहीं हाँ। वो घर का जो होता है, रेंट एग्रीमेंट। हाँ, वही। आप अगर अपने बिजनेस है तो उसमें आपको रजिस्ट्री चाहिए अपनी, अदरवाइज रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा। और अगर पार्टनरशिप में है तो उसका पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बस जो भी है। डीड,
तो ये सारी चीजें आपको चाहिए। जब ये करोगे आप तो आपका वो 7 वर्किंग डेज में 7 वर्किंग डेज में आपके पास जीएसटी नंबर आ जाएगा। और उसमें आपको REG06 नाम का एक जीएसटी नंबर आपको पहले इशू कर देंगे 3-4 दिन में ही। आप ऑनलाइन निकाल लो और अपना बिजनेस शुरू कर दो। ठीक है, जब आपको मिलेगा तो मेल पे भी आएगा, उस पर आपका जीएसटी नंबर, आपकी फोटो, आपका एड्रेस सब लगा होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे हमारी सरकार ने क्या बोला कि ये पॉइंट मैंने पहले करा दिया सबको। ऐसे लोग जो इंडिया में बिजनेस करते हैं या उनको हम डीलर बोलते हैं, वो 2 प्रकार के हैं। एक जिन्होंने जीएसटी नंबर लिया है रजिस्टर्ड, और दूसरे हैं अनरजिस्टर्ड। जो रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर स्कीम लेते हैं और कुछ लेते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने सभी को बता दिया है। ऑल पॉइंट नीचे अलग से एक फाइल बनाई थी नोटपैड में, उसमें आपको सिखा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कंसेप्ट है, उसके अंदर है 2 वर्ड दिए हुए थे, मिक्स सप्लाई और एक दिया हुआ था कंपोजिट सप्लाई। आप अपनी भाषा में जरा मुझे बताइए एक बारी कि मिक्स सप्लाई क्या होता है। कोई बता सकता है मिक्स सप्लाई? जिनका एडवांस जीएसटी उनको इसका प्रैक्टिकल कराया जाएगा। मिक्स सप्लाई का मतलब क्या हो गया? जो सर एक से ज़्यादा टाइप का सामान बेचते हैं। वो तो आपने बिल काटा नहीं है। एक ही बिल के अंदर बहुत सारे 2% वाली आइटम, 5 वाली, 12 वाली, 18 वाली। ये भी आ जाएगा कि जिसमें जीएसटी लग रहा है वो और जिसमें जीएसटी नहीं लग रहा वो ना, मॉल के अंदर होती है ऐसी आइटम है। हाँ, वो तो मिक्स, इनका आंसर ठीक है, लेकिन वो जो अकॉर्डिंग टू जीएसटी रूल है वो ठीक नहीं है भाई। आपने बुक भी बेच दी और आपने लैपटॉप भी बेच दिया, सर बुक वो पे टैक्स नहीं है। सारे जितने भी टैक्स हैं, जितने भी टैक्स percent रेट हैं वाली, हाँ। वो सारे आ जाए, ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है। मिक्स के अंदर क्या बोलती है सरकार? आपने एक बंडल बना दिया। बंडल समझते हैं जो दिवाली में स्कीम पे मिलता है, पैकिंग, धमाका, पैक पैक पैक। बम्पर उस पैक के अंदर क्या मतलब होता है कि उसने 5 आइटम डाल दी, बटर डाल दिया, चॉकलेट डाल दी और चीज डाल दिया। अब बटर पे 5% है, मान लीजिए चीज पे 18% है और चॉकलेट पे 2.5% है। तीनों को मिक्स करके एक पैक में डाल दिया। उस पैक का नया नाम रख दिया पावर पैक। तो उस पर कौन सा टैक्स रेट लगेगा? विच इज द हाईएस्ट रेट। उसके अंदर जितनी आइटम है उसमें जो हाईएस्ट रेट है वो टैक्स रेट लगेगा। उससे सरकार बोलती है मिक्स सप्लाई। ऐसा होता है। जैसे ठीक है, बुक्के बन के आते हैं, हम दिवाली बुक्के। पे देते हैं। इस तरीके से एक नया वर्ड हो रहा है कंपोजिट सप्लाई। ये किसी को नहीं सिखाया था मैंने आज तक, सबके लिए नया पॉइंट है दोनों। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? जब आप 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई करते हो, या ये कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल आप कर चुके हो पहले, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपने लैपटॉप बेचा, लैपटॉप का बैग, लैपटॉप बेचा प्लस लैपटॉप का बैग बेचा, और उस लैपटॉप का पैकिंग चार्जेस या ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगा लीजिए। 3 चीज लगानी है बिल में, तो उससे बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। कोई ऐसा बिल जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई हो
यानी कि गुड्स और सर्विस हो, एक आइटम नहीं हो, 2 या 2 से ज़्यादा, और जिसके अंदर कम्बिनेशन भी चल सकता है। सर कंपोजिट सप्लाई का एग्जांपल ऑनलाइन बिजनेस भी तो हो सकता है। जैसे अब आप, मैं ऑर्डर करूंगा, अगर आप सामान भेजते हो तो आप उसको कोरियर भी तो कोरियर के थ्रू भेजोगे तो सही में। हाँ कैसे, वही ट्रांसपोर्ट या कोरियर चार्ज। वो डिलीवरी चार्ज। इसके बाद जो भी आप काम करोगे इस सब का बिल काटना पड़ेगा। तो बिल हमारे कई तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है टैक्स इनवॉइस। जो भी आप जीएसटी लगाओगे तो पहला होएगा टैक्स इनवॉइस। दूसरा होता है जो ऐसी आइटम का आपने बिल काट दिया जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, जैसे नील रेटेड, एग्जेम्प्ट, तो उसके ऊपर बिल के ऊपर वर्ड लिखा जाएगा बिल ऑफ सप्लाई। अब उसका आपको सैंपल अपनी बुक में देखना, पेज नंबर 16-17 पे है। अगर आप देख लीजिए 16 और 17 पेज पे दोनों में माइनर सा फर्क है। इन बिल की कुछ कंडीशंस भी होती हैं। आपका बिल कब वैलिड होगा? जब उस पर आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए। ये टैक्स इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस में सेल्फ का जीएसटी नंबर होना चाहिए। और क्या चाहिए उसमें जरूरी? कस्टमर का जीएसटी नंबर होना चाहिए। उसके बाद स्टेट कोड होना चाहिए। स्टेट कोड भी दोनों होने चाहिए। कौन कौन से? हमारा और जहाँ पे माल डिलीवर हो रहा जा रहा है, स्टेट कोड होना चाहिए। जीएसटी का डिटेल होना चाहिए, भाई किस आइटम पे कितना लगा, परसेंटेज होना चाहिए। सर एचएससी कोड जो होता है वो, एचएसएन कोड होना चाहिए। ये सब चीजें मैंडेटरी है। ये आप पेज देखोगे ना 16-17 दोनों पे सैंपल दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अगला कंसेप्ट और है इसके अंदर, आईटीसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बड़े अच्छे से आपको समझा रखा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके रिगार्डिंग आपको मैंने रिटर्न भी बताई थी। जब जीएसटी आया था तो 10 तारीख को कौन सी रिटर्न भरी जा रही थी? सेल्स रिटर्न। 15 तारीख को परचेज रिटर्न और 20 तारीख को टैक्स पेमेंट का टाइम था। अब सेल रिटर्न की जो बात हो रही है, सेल रिटर्न का मतलब होता है जीएसटीआर 1, परचेज का जीएसटीआर 2, टैक्स पेमेंट का 3। लेकिन जब जीएसटी आया तो बहुत लोगों ने गड़बड़ करा, इतनी कौन रिटर्न भरेगा, क्या क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, 3 की बजाय जीएसटीआर 3 भी बना दिया। मतलब हो गया सेल्फ असेसमेंट टैक्स। व्यक्ति खुद डिटेल बनाएगा परचेज सेल की, सरकार को पोर्टल पे बताएगा कि ये मेरा टैक्स बनता है, और वो टैक्स 3 की बजाय 3 भी भरने लग गया। फिर लोगों ने गड़बड़ करी, कौन भरेगा रिटर्न? तो सरकार ने 2 बंद करके 2 की बजाय 2A बना दी, जीएसटीआर 2A। 2A का मतलब होता है ऑटो पॉपुलेटेड। जिससे माल खरीदा उसने अपनी सेल की भरी, हमारे पोर्टल पे आ गई। और आज की डेट में जनवरी के अंदर जीएसटीआर 2B भी आ चुकी है। 2B अभी किसी को पता ही नहीं जो बैठे हैं इतने सारे। 2B के अंदर सरकार ने एक सिस्टम बना दिया कि आप कितना क्लेम ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक व्यक्ति से माल खरीद लिया, मेरे पास परचेज का तो बिल है ना, तो मुझे क्लेम लेना है उसका, और उसने रिटर्न फाइल ही नहीं करी, उसने रिटर्न ही फाइल नहीं करी, तो मुझे क्लेम नहीं देगी सरकार। जब तक वो सामने वाला व्यक्ति, आपका सप्लायर रिटर्न नहीं भरता, यानी कि सरकार को टैक्स नहीं देता, तब तक वो मेरे खाते में नहीं आएगी। तो सरकार बोलती है आने वाले टाइम में
जनवरी से आप 2B के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करोगे। गड़बड़ करोगे तो आप एक रेड कलर का नोटिस आता है, वो भी आप अप्लाई नहीं करते तो घर पे नोटिस आएगा, फिर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा उसका। बेटर है नोटिस आए, आप चक्कर काटो, गवर्नमेंट के रूल मान लो। उसके बाद फिर लोगों ने रोला पाया लेट करो, तो सरकार ने इसके अंदर डेट चेंज करके इसकी शायद 11 तारीख कर दी है। ठीक है, और जो 20 तारीख है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। पहले क्या होता था पिछले 2-3 साल में ना, हर 20 तारीख को ना 18-19 को पोर्टल पे ना लाइन लगती थी। एक टाइम में 1.5 लाख लोग पोर्टल खोलते हैं, एक वेबसाइट को 1.5 लाख लोग यूज करते हैं एक टाइम पे, तो स्पीड स्लो हो जाती थी, क्योंकि डेटा में सक्सेस करना था। हाईएस्ट है ये कि इतने बंदे को बोल सकते हैं। वहाँ पे मैसेज आता था, तो उसमें हमें वेट करना पड़ता था, ये हमारा अपने लॉग हो जाता था। तो सरकार ने क्या करा, स्टेट वाइज कर दिया कुछ, तो उसमें बहुत सारे लोग 20 तारीख को, बहुत सारे लोग 22 तारीख को, बहुत सारे लोग 24 तारीख को रिटर्न फाइल करते हैं। अब जैसे मेरी 24 तारीख को फाइल होती है, आपकी कब होती है? 24 तारीख को। हरियाणा वालों की जिनकी 5 करोड़ से नीचे है उनकी 24 तारीख को होती है, जिनकी 5 करोड़ से ज्यादा उनकी थोड़ी जल्दी जाती है। ये हरियाणा से बाहर कुछ स्टेट 20 तारीख को भरते हैं, ये इन पे डिपेंड है। फिर सरकार ने एक और ऑप्शन दिया, जिनकी 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर है, वो अपनी GSTR1 क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। जिनकी 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर है वो अपनी क्रेडिट कम कर सकते हैं, मतलब क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं रिटर्न। इसके बाद एक रिटर्न और आई जिसे हम बोलते हैं, जो हर महीने की 31 दिसंबर फिस्कल ईयर में भरती है। फिस्कल ईयर का मतलब होता है जिस साल का रिटर्न है, जैसे मेरा 19-20 का है, अब 31 दिसंबर 2020 को भरी जाएगी। वो 9 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको बनाने के आपको। कैसे? 19-20 की रिटर्न है, या मंथली भर रहे हो, क्वार्टरली भर रहे हो, तो पूरे साल का लेन देन जिन लोगों से क्लेम दिया उसका ठीक करवा लो, करवा के वो रिटर्न फाइल कर दो आप। उसे बोलते हैं GSTR9। इसका नाम है, ये भरी जाती है ईयरली रिटर्न, GSTR9। इसके अंदर 9A भी है और B भी है, जैसे कंपोजिशन वालों की अलग है। इस तरीके से एक और भी है जो क्वार्टरली भरी जाती है, 18 डेट ऑफ ईच क्वार्टर। अब जो लोग स्कीम लेके बैठे कॉम्पोजिशन, उनको GSTR4 फाइल करना पड़ता है। ये मैंने कुछ को तो प्रैक्टिकल सिखा दिया है। GSTR4 जिसमें आपको सेल के ऊपर टैक्स देना होता है, सिर्फ परचेज पर नहीं होता कॉम्पोजिशन में। ये हमारे मेन है जो मैंने आपको बता दिए। बस आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा।